of all, let's have a quick recap of the things what you have seen in the last class. Last class में जो देखा था वो हम एक बार फटाफट देख लेते हैं, and then आगे की चीजें हम करने आप चालू करते हैं. All right. Good evening to someone who has just joined in. ठीक है. Now, what you get to see ना, हमने बात किया था हमारे digestive system के बारे में. Like we have just taken the intro of this, right? So you will find your system goes from your mouth to anus, or rather I would say आपका जो GI tract होता है, the GI tract you have, ये आपका माउथ से एनस तक का आपका रहेगा हमेशा. ठीक है. दैट इज समथिंग वी हैव सीन. क्या डाइजेशन बेसिकली होता क्या. यू नो दैट लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ताकि वो सेल के अंदर एंटर कर सके. लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करते हो ताकि वो सेल के अंदर एंटर कर सके. उसे को ही हम उस प्रोसेस को ही हम यहाँ पे बोलेंगे हमारा डाइजेशन. अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे सकता हूँ जो आपको याद रखने में शायद लाइक इट विल हेल्प यू आउट. कि अगर हम बात करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं राजमा खा रहा हूँ, तो राजमा इज गोइंग टू हैव अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन, राइट. बेसिकली इसके अंदर आपका काफी अच्छे अमाउंट में आपको मिलेगा इसके अंदर प्रोटीन, राइट. तो जब आपका खाना पेट में जा रहा है, जब आपका राजमा पेट में जा रहा है, इंटेस्टाइन में जा रहा है, तो होगा क्या. दिस प्रोटीन हैज टू बी ब्रोकन डाउन. इस प्रोटीन को आप ब्रेक डाउन करोगे इनटू योर अमाइनो एसिड. इसको ब्रेक डाउन करना आपको इनटू योर अमाइनो एसिड. और एक बार आपका अमाइनो एसिड बन गया, उसके बाद ये अमाइनो एसिड आपके सेल्स के अंदर इजीली जा पाएगा. तो यही चीज होती है आपके डाइजेशन के दौरान कि एक लार्जर और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को आप ब्रेक डाउन करते हो इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल ताकि आप उसे एब्जॉर्ब कर सको. सेम चीज मैं बोल सकता हूँ आपके स्टार्च के लिए. आप चावल खा रहे हो, आप बेसिकली स्टार्च खा रहे हो. स्टार्च को ब्रेक डाउन किया जाएगा इनटू ग्लूकोज, राइट. वो आपका एंजाइम्स आपके करेंगे और फिर आप ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर सकते हो. सो दैट इज समथिंग यू सी ओवर हियर. गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी क्या होता है हमने देख लिया था. व्हाट इज कैटाबॉलिज्म, यू ऑल नो दैट. जीआई ट्रैक आपको याद रखना है. इट इज ऑल्सो नोन एज माय एलिमेंट्री कैनाल. और इसके अंदर आपका माउथ से लेके आपका इनस तक के सारे पार्ट्स आएंगे आपकी जीआई ट्रैक के अंदर. ठीक है. यू विल हैव अ माउथ, फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. और you will even have the rectum and anus in that. बट हमने यहाँ पे इतने ही लिखे बिकॉज दीज आर द वन विच आर मेनली कंसर्न विद डायरेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन के लिए. ठीक है. तो ये सब आपका मिल जाता है एज अ पार्ट ऑफ इट जीआई ट्रैक. तो याद रखेंगे हम लोग कि जीआई ट्रैक में राइट फ्रॉम माउथ से लेके एनस तक के सारे पार्ट्स आपकी जीआई ट्रैक का पार्ट बनता है. जीआई ट्रैक को इवन एक सिंपल टर्म यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग, दैट्स माय एलिमेंट्री कैनाल. देन वी हैव सीन एसेसरी ऑर्गन्स, राइट. उनके बारे में हमने थोड़ा बात किया था. टीथ हो गया, टंग हो गया, सैलिवरी ग्लैंड हो गया, लिवर हो गया, ब्लैडर हो गया, राइट. तो इसमें आपको मैं एक चीज यहाँ बताना चाहूंगा जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ कि फिजिकल ब्रेकडाउन के लिए आपके इन्वॉल्व रहेंगे. यहाँ पे आपका टीथ इन्वॉल्व होगा, राइट. और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आपका टंग भी आता है, राइट. सो इवन आपका जो टंग होगा, अगर मैं बोलूँ कि यार आपका जो टंग है यहाँ पे वो ब्रेकडाउन में हेल्प नहीं कर रहा, बट इट इज स्टिल हेल्पिंग इन द चीविंग एंड द स्वॉलिंग ऑफ द फूड, राइट. खाना च्यू करने में, स्वॉलो करने में आपको टंग आपकी हेल्प करती है. ठीक है. बाकी जितने भी आपके यहाँ पे ग्लैंड्स हैं या बाकी जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं वो फूड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं. उन्होंने कुछ एंजाइम्स बनाने हैं, वो एंजाइम्स आएंगे और वो एंजाइम्स आके अपना काम करेंगे. सो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज माय केमिकल ब्रेकडाउन और माय केमिकल डाइजेशन. तो ये हमने कुछ इनिशियल चीज हमने यहाँ पे देखी थी. अब हमें करना ये है, आज से हमें समझना है या आज हमें समझना है हमारा माउथ वाला पार्ट. दैट इज समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यार माउथ में क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता और क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे देखने के लिए. सो दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट, वी आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग विद, राइट. So let me just go back to let me just change the. हाँ जी, एक सेकेंड. Apparently आपको कुछ दिखेगा नहीं, so 2 मिनट के लिए रुक जाइएगा. स्क्रीन आपको शायद अभी दिखेगी नहीं. Just wait a minute. Alright. क्या आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है? Are you able to see the screen over here? Yes, sir. ठीक है, ठीक है. हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली स्लाइड से हम लोग करेंगे सो दैट हाँ अगर कुछ लगे ना कि यार कुछ दिख नहीं रहा है. हाँ जी बेटा बोलिए. ठीक है.
हाँ जी करुणा, गुड इवनिंग। सो द थिंग इज, अगर आपको लगे कि यार कुछ दिख नहीं रहा या स्लो हो गया एकदम से, कुछ भी अगर दिक्कत आ रहा है, देन प्लीज लेट मी नो। तो अभी हम क्या करेंगे, व्हाट विल डू ना, विल स्टार्ट विद द माउथ। यहाँ पे मैं टर्म यूज कर सकता हूँ माउथ की जगह इवन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बताइए। अच्छा गुड इवनिंग था। समझ राइटिंग समथिंग इन द चैट क्या? एक्सक्यूज मी सर। बोलिए बेटा बोलिए। सर आपने कुछ पढ़ाया तो नहीं अभी तक? व्हाट? वापस बताइएगा। क्या कह रहे हो बेटा आप? अच्छा आप पूछो कि सर अभी तक आपने कुछ पढ़ाया नहीं, ऐसा पूछ रहा हूँ? नहीं, अभी तक कुछ नहीं कराया। यस सर। अभी तक कुछ नहीं कराया। सो यू हैव अ माउथ। अभी हम लोग देख रहे थे हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। सो इन द माउथ यू विल हैव अ बकल कैविटी। You can also have something like a oral cavity. इसको like even you can use a term like a oral cavity. So anything can be used over here. ठीक है, बकल कैविटी ओरल कैविटी आप दोनों चीजें यहाँ पे यूज कर सकते हो, कोई भी टर्म आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। आपको याद ही रखना है कि आपके जो बकल कैविटी जो आपका माउथ है, यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें देखने के लिए मिल रही है जो हमें समझनी है डिटेल में। एक तो हमें समझना है आपका टीथ वाला पार्ट। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि टीथ आपके कैसे हैं, क्या रहेगा उसके अंदर, लाइक व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टीथ यू हैव, ऑल द थिंग्स अबाउट द टीथ, दैट्स वन थिंग। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग इन टर्म्स ऑफ द टंग। टंग हमें समझना है, और उसके बाद हमें समझना है हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स। देन वी हैव टू अंडरस्टैंड अवर सलाइवरी ग्लैंड्स। हमें यहाँ पे हमारे समझने हैं, देखने हैं क्या होगा उसके अंदर। अब हम लोग क्या करेंगे ना, पहले हम लोग हमारा टीथ वाला कंपोनेंट खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे हमारा सलाइवरी ग्लैंड, एंड देन विल मूव ऑन टू द टंग पार्ट। नाउ द थिंग इज, टंग के अंदर बात ये हो जाती है कि टंग वाला जो पार्ट है आपका, वो आपके एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया गया, और हमें भी इसे बहुत ज्यादा डिटेल में इसे समझना नहीं है, हमें बस कुछ कंपोनेंट समझने हैं, एंड देन वी हैव टू मूव बियॉन्ड दैट। ठीक है, सो दैट्स द सीक्वेंस विल फॉलो। विल डू द टीथ, देन विल डू द सलाइवरी ग्लैंड्स, एंड देन विल डू द टंग वाला पोर्शन। सो लेट्स स्टार्ट कि आपके बकल कैविटी में जो आपका टंग वाला पार्ट है उसे हम देखना चालू करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दैट। टीथ वाला पार्ट है जो है, लेट्स स्टार्ट विद दैट। जब हम बात करें टीथ की, सबसे पहली चीज आप जानते हो, दिस इज समथिंग व्हिच विल हेल्प इन द फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ द फूड। ये बेसिकली आपका हेल्प करेंगे इन योर फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ये इन्होंने करना है, यही इनका काम होता है। फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड इज समथिंग डन बाय योर टीथ। अब यहाँ पे मैं कुछ टर्म्स डालूंगा, वो टर्म्स आपके एसोसिएट किए जाएंगे विद द मैमेलियन टीथ और मैमेलियन डेंटिशन के साथ। यहाँ पे कुछ टर्म्स यहाँ पे हम एसोसिएट करेंगे, लाइक हैव अ टर्म लाइक अ हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट का मतलब ये होता है यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। आपके बकल कैविटी के अंदर आपको मिलते देखने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। तो जब हम बात करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ की, सो दैट इज समथिंग यू गेट टू सी इन लाइक मेजॉरिटी ऑफ द मैमल्स के अंदर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ देखने के लिए आपको मिल जाते हैं, राइट। अभी हम ह्यूमंस के कॉन्टेक्स्ट में इसे समझेंगे। सो ह्यूमंस आर गोइंग टू बी हेटेरोडोंट, राइट। और इसमें जो आपको डिफरेंट टाइप्स जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे ना, ये सीक्वेंस आपको याद रखना हमेशा। यू विल हैव इंसिजर, फिर आपके आएंगे कैनाइन, फिर आपका आता है प्रीमोलर, सर मोलर। एंड देन यू विल हैव मोलर। सर एक और बार रिपीट करना। देखिए जब भी आपके सामने टर्म आता है समथिंग लाइक अ हेटेरोडोंट, दैट मींस यू हैव, सो व्हेन आई से दैट ह्यूमंस टीथ आर गोइंग टू बी हेटेरोडोंट, इसका मतलब ये होता है कि ह्यूमंस के बकल कैविटी के अंदर आपको अलग अलग टाइप के टीथ देखने के लिए मिलते हैं, राइट। एक ही टाइप का टीथ आपको नहीं मिलता ह्यूमंस के अंदर, आपको अलग अलग टाइप के टीथ देखने के लिए मिल जाते हैं। सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज अ हेटेरोडोंट। सो यहाँ पे आपका टर्म जो हम यहाँ पे यूज करेंगे इसके लिए, लाइक द डिफरेंट टाइप्स के जो टीथ यहाँ पे होते हैं वो होते हैं इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। सो ये आपके चार टाइप के टीथ जो आपके बकल कैविटी में आपको फिलहाल देखने के लिए मिल जाएंगे। अब आप बताओ क्या क्रोकोडाइल के अंदर आपको हेटेरोडोंट वाली कंडीशन मिलेगी? क्या लगता है आपको? नो सर। नहीं मिलेगी। क्रोकोडाइल के पास इतना आपको डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ नहीं मिलते उसके अंदर, उसके साथ एक ही टाइप का टीथ रहता है और उसका भी काम होता है सिर्फ लाइक टीयर एंड कट करना। ठीक है, क्रोकोडाइल याद रखना वो खाना च्यू भी नहीं करता, उसको खाने को चबाने की जरूरत नहीं होती, वो सिर्फ आपका टीयर करेगा एंड विल स्टार्ट swallowing द फूड। सो दैट इज समथिंग योर crocodile does, so it won't have like different type of teeth over there। तो ये क्या है टर्म होगा हेटेरोडोंट। यहाँ पे आपके 4 मैंने टीथ के नाम लिखे, यहाँ पे याद है these are the different types of teeth
जो आपके बकल कैविटी में आपको दिखते हैं। फटाफट हम इन लोगों के रोल भी देख लेते हैं, क्या इन्होंने करना क्या है। और वो अपना मंगल People, please mute yourself if you're watching TV. That would be helpful. तिल का कठोर और मंगल नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। नहीं फिर उसने मेरी चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं दिया? खीर गंगा, थैंक यू खीर गंगा। खीर गंगा ट्राई करो कि अभी लेक्चर देख लो, फिर बाद में देख लेना टीवी। ऑलराइट, सो लेट्स सी ओवर हियर। इंसिजर्स की यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। इंसिजर की अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो याद रखना, दीज आर बेसिकली नोन फॉर कटिंग एंड टेयरिंग। अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं, दे आर नोन फॉर योर कटिंग एंड टेयरिंग वाले कंपोनेंट के लिए ये लोग जाने जाते हैं। सो दैट्स व्हाट दिस टीथ आर नोन फॉर, इंसिजर्स। कैनाइन आर नोन बेसिकली फॉर द टेयरिंग पर्पसेस के लिए। सो किसी भी चीज को टेयर करना हो, राइट, विच कैन बी अ फ्लैश और फ्रूट, उसके लिए कैनाइन जाने जाते हैं। अगर आप देखोगे ना कैनाइन के बारे में, अगर आप पढ़ोगे तो कैनाइन आर द टीथ जो आपको काफी शार्प और बड़े मिलते हैं इन डॉग्स, कैट्स, इवन चिंपैंजीज, मंकीज के अंदर आपके जो कैनाइन होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, काफी शार्प होते हैं एंड काफी वेल डिफाइंड होते हैं। ह्यूमंस के अंदर ऐसा नहीं मिलता आपको। ह्यूमंस में कैनाइन है लेकिन वो इतने शार्प नहीं है जितने होने चाहिए या दूसरे मैमल्स में आपको मिलते हैं। तो इसका रीजन क्या हो सकता है? एनीवन कैन टेल मी व्हाट कैन बी द रीजन फॉर दैट, व्हाई ह्यूमंस डोंट हैव सच ए शार्प कैनाइन? बाकी के पास तो है। बनाते हैं वो, उनका जो मतलब खाने का। हाँ ठीक है, ऑलमोस्ट राइट। आधे आप सही हो, आधा आपको सेंटेंस को करना है। सर उनका जो फूड होता है ना वो मतलब कुक्ड होता है। हम लोग कुक्ड खाना खाते हैं, हम लोग पका हुआ खाना खाते हैं। नाउ द थिंग इज, याद रखना, देखिए याद रखना, इवन ह्यूमंस के जो एंसेस्टर्स थे ना, लाइक आज से हजारों सालों पहले, दे वर हैविंग अ शार्प कैनाइन। बट विद द कोर्स ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, ये ह्यूमन इवोल्यूशन के कोर्स के दौरान हुआ क्या, ह्यूमंस हैव स्टार्टेड ईटिंग कुक्ड फूड, राइट। चाहे वो मीट हो चाहे वो वेजिटेबल्स हो, वो रॉ खाना उन्होंने बंद कर दिया। और कितने हजारों सालों के बाद अब आपको क्या देखने के लिए मिलता है, दैट अभी की जो आपकी पॉपुलेशन है, अभी की जो हमारी जो पॉपुलेशन जो स्पीशीज है, उनके अंदर कैनाइन तो है लेकिन वो इतने शार्प नहीं जितने पहले हुआ करते थे, बिकॉज वी नो लॉन्गर यूज देम। बेसिकली कैनाइन शार्प होने का एक मेन पर्पस होता है, आप मीट को टीयर कर सकते हो, राइट, आप फ्लैश को टीयर कर सकते हो। बट बिकॉज ह्यूमंस हैव बीन कुकिंग फ्रॉम लाइक फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, इसलिए अब आपको दिखता है कि आपके इतने शार्प नहीं है जितने पहले हुआ करते थे, राइट। सो कैनाइन आपके है बेबी, शार्प है बट उतने शार्प नहीं है। You can bite someone, but surely you cannot make a puncture in that particular skin for sure. So this is going to be your canine, जो टेयरिंग के लिए यूज की जाता है। Then you have premolar. इनके बारे में लिख सकता हूँ, they are known for the grinding purposes. Grinding के लिए यूज किए जाएंगे, and same thing I can write for my molars as well. They are also being used for the grinding purposes. तो खाना खाते समय जो आपका जो चीविंग वाला जो पार्ट होता है ना, वहां पे जो ग्राइंडिंग वाला जो कंपोनेंट होता है वो आपका यही करते हैं, या आप उससे चिविंग वाले पार्ट के जो मेन काम जो आपका कर रहा है, और प्री मोलार्स और मोलार्स ही कर रहे होते हैं। दे आर द वन हु आर डूइंग द चिविंग वाला पार्ट, और आई वुड से ग्राइंडिंग एंड mastication of the food is done by them. So they are the one who does the role of कि आपके फूड पार्टिकल को बहुत ही स्मॉल कर दे बिफोर यू swallow that food particle, ठीक है, वो इनका काम होता है, प्रीमोलार्स और मोलार्स का। कटिंग टेयरिंग वाला काम रहेगा आपके इन सिजर्स और कैनाइन का, इन्होंने बस इतना करना है, राइट। ग्राइंडिंग चेविंग कंपोनेंट इज डन बाय द प्रीमोलार्स एंड मोलार्स ओवर हियर। तो ये तो फिलहाल आपके कुछ नाम है और उनके यहाँ पे हमने रोल्स यहाँ पे देख लिया। तो एक तो टर्म आपको ये याद रखना है, एक तो टर्म आप लोगों ने याद रखना है, समथिंग लाइक अ हेट्रोडोंट। एक और टर्म आप यहाँ पे याद रखेंगे, समथिंग लाइक योर थेकोडोंट। ये टर्म का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा दैट आपके जो टीथ होते हैं दे आर एम्बेडेड इन द सॉकेट। व्हेन योर टीथ आर एम्बेडेड इन द सॉकेट, जब किसी एक सॉकेट में ये अच्छे से एम्बेडेड है तो इसको हम बोलते हैं, तब हम एक यूज करते टर्म दैट्स माय थेकोडोंट। अब ये जो टर्म मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ये हमारे लिए है, लाइक ये जो भी मैं टर्म्स यूज कर रहा हूँ ये हमारे ह्यूमंस के लिए है, बट क्रोकोडाइल के टीथ भी थेकोडोंट ही होता है। क्रोकोडाइल के टीथ भी आपके थेकोडोंट ही होते हैं, इवन दे आर बीन वेरी मच लाइक नाइसली एम्बेडेड इन द सॉकेट। सॉकेट में काफी अच्छे से लगे हुए होते हैं। और
ये आपको उसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। ऑब्वियसली किसी ने क्रोकोडाइल के टीथ को पास से देखा नहीं होगा, बट दिस इज समथिंग यू विल फाइंड इन द क्रोकोडाइल एज वेल। थेकोडॉन्ट का मतलब ये होता है कि आपके जो टीथ है वो अच्छे से सॉकेट में लगे हुए हैं। लेट मी शो यू द पिक्चर ओवर हियर जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ दिस गोइंग टू लुक लाइक। ये आपका इस तरीके से दिखता है। तो अगर आप इसे देखोगे इस पिक्चर को तो आपको क्या दिखेगा, ये आपके सॉकेट में अच्छे से यहाँ पे लगे हुए हैं। ऑल माय दिस पर्टिकुलर जो मेरा टीथ है काफी अच्छे से अंदर लगा हुआ है, घुसा हुआ है, राइट। That is a term, like that's why we use a term like a thecodont, means your teeth are very firmly attached into the socket. ठीक है, so that's one thing. ये आपका हो गया term number 2. Term number 3 आपके यहाँ पे, they are my diaphodont. They are your diaphodont. So diaphodont का यहाँ पे मतलब यहाँ पे ये रहेगा that आपके जीवन में, आपके लाइफ में आपके 2 सेट ऑफ टीथ आपको देखने के लिए मिलते हैं, राइट। तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे समझते हैं। यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है। सो जब हम बात करते हैं डायफोडॉन्ट की, या मैं जब यूज करता हूँ ये टर्म फॉर द ह्यूमन बीइंग्स, दैट मींस यू गेट टू सी 2 सेट्स ऑफ टीथ। यस सर। इन ह्यूमंस। उसके नाम भी आपको लोग बता दो, आपको तो मालूम है। एक सेट को हम क्या बोलते हैं? टेम्परेरी टीथ या परमानेंट टीथ। ठीक है, मिल्की टीथ, हाँ जी, ठीक है। यू कैन कॉल इट द मिल्क टीथ और यू कैन कॉल इट टेम्परेरी टीथ, टीथ, ठीक है। एंड दूसरा आपका यहाँ पे होता है आपका परमानेंट टीथ। ठीक है, तो ये 2 टर्म्स हम यहाँ पे यूज करते हैं। एक आपका होता है परमानेंट टीथ, हम टर्म यूज करते हैं, यूज करते हैं हमारे लिए मिल्क और टेम्परेरी टीथ। तो ये 2 सेट ऑफ टीथ आपके लाइफ टाइम में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, राइट। आपके जीवन में देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। तो इनको हम समझते हैं। इनको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक टर्म यूज करना चाहूंगा कि जो आपके जो मिल्क टीथ होते हैं उनको हम इवन एक और टर्म यूज करते हैं। वो टर्म होता है आपका यहाँ पे डेसिडियस टीथ। डेसिडियस टीथ। अब ये टर्म का मतलब क्या होता है, ये टर्म क्या है, इसको मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे आपने शायद बचपन में कभी पढ़ा होगा चैप्टर लाइक 9th या 10th में, डेसिडियस फॉरेस्ट करके कुछ सुना होगा कभी आपने। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है वैसे डेसिडियस फॉरेस्ट भी होता है, कभी ना कभी सुना होगा, राइट। बेटा डेसिडियस फॉरेस्ट वो होता है जहां पे हर सीजन में, लाइक आई वोंट से हर सीजन में, बट ईयर के एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर आपके लीव्स गिर जाते हैं। आपके लीव्स बिल्कुल वहां से गिर जाता है और फिर आपके नए लीव्स आते हैं, राइट। उस फॉरेस्ट को हम बोलते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट, जहां पे आपको मिलेगा कि इधर इन द समर मंथ्स और इन द ऑटम मंथ व्हाट विल हैपन, उसके जो लीव्स होते हैं वहां से निकल जाते हैं। पूरा पेड़ वैसे वैसे रहता है, बस लीव्स उस पर नहीं रहते, बट बाद में लीव्स आ जाते हैं। तो आप सोच सकते हो कि ये टर्म इसके लिए क्यों यूज किया जाता है। यू कैन एक्चुअली रिलेट टू दैट कि डेसिडियस टीथ इनको बोला जाता है बिकॉज ये जो आपकी टीथ है इवन दे विल लाइक गेट रिमूव्ड आफ्टर सम टाइम और उन्हें कोई और रिप्लेस कर देगा, ठीक है। सो डेसिडियस टीथ आर नथिंग बट योर, दे आर द अनदर नेम फॉर योर मिल्क टीथ। ये मिल्क टीथ के लिए एक और नाम यहाँ पे है, ठीक है। कभी अगर क्वेश्चन में उन्होंने इन दोनों की जगह ये अगर टर्म यूज कर लिया देन कंफ्यूज नहीं होना है, दे आर टॉकिंग अबाउट द मिल्क टीथ ओनली, राइट। नाउ अब यहाँ पे एक चीज हम यहाँ पे देखते हैं मिल्क टीथ के बारे में कि ये आना कब चालू करेंगे। सो व्हाट विल हैपन ना, आफ्टर 6 months ऑफ एज, यस सर, 6 months एंड अबव, यू विल फाइंड कि आपके टीथ यहाँ पे इमर्ज होना चालू करेंगे। आफ्टर दैट यू विल फाइंड दिस टीथ विल स्टार्ट इमर्जिंग। हर महीने आपके 2-2 टीथ आते रहेंगे एंड इट विल हैपन टिल यू हैव 20 टीथ। सो जब तक आपके पास 20 टीथ नहीं हो जाते तब तक आपके आते रहेंगे एंड यू विल गेट टू सी दैट कि जो 20 दांत हैं आपके या जो 20 टीथ आपके बगल कैविटी में आपको मिलेंगे, दे विल बी देयर टिल 10 to 12 years of age, till 10 to 12 years of age, तब तक ये रहेंगे। उसके बाद दे विल बी रिप्लेस बाय परमानेंट टीथ। उसके बाद उनको रिप्लेस कर देंगे आपके परमानेंट टीथ। तो फिलहाल आपको ये देखना है कि यार चलो फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर हियर इज द इंपॉर्टेंट थिंग इज बी यू हैव 20 टीथ इन योर मिल्क टीथ के अंदर। जो आपके बगल एरिया में आपको टीथ मिलेंगे आपके यहाँ रहेंगे 20। दैट्स अ वन इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू नो। आपके टीथ आना चालू करेंगे आफ्टर योर 6 month का एज होने के बाद। आफ्टर 6 month ऑफ एज यू विल फाइंड कि ये टीथ आपके आने चालू करते हैं, राइट। एंड टिल द एज ऑफ 12 ये सारे रिप्लेस कर दिए जाएंगे बाय योर परमानेंट टीथ। अब आगे बढ़ने के पहले
लेट्स कीप दिस असाइड राइट नाउ। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब आप बात करते हो बकल कैविटी की, आप उसे डिवाइड कर देते हो अपर जॉ एंड लोअर जॉ के अंदर, राइट? जब भी आप बात करते हो बकल कैविटी के बारे में, यू विल हैव द अपर जॉ and you will also have something like your lower jaw. So you will have a upper jaw and you will have a lower jaw. अपर जॉ में क्या होता है, जो अपर जॉ आपका होता है उसको भी हम लोग दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड करेंगे, उसको भी हम यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. यू विल हैव समथिंग लाइक योर राइट साइड, और आई वुड से राइट हाफ, and you will have something like your left half. ठीक है, so you have a right half and you have a left half in the upper jaw. उसी तरीके से आपका जो लोअर जॉ होता है, सिमिलरली आपका जो लोअर जॉ रहेगा. अच्छा ये बताओ कि ह्यूमंस के अंदर लोअर जॉ और अपर जॉ में से कौन सा हमेशा मूव कर सकता है? लोअर जॉ. लोअर जॉ. अपर जॉ क्या मूव नहीं कर सकता कभी भी, या कुछ कंडीशन में कर सकता है? नो सर. कब कर सकता है? इफ इट्स ब्रोकन. नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा. So you will have again, you will have a right half in the lower jaw, और सिमिलरली आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए आपका लेफ्ट हाफ. और ऐसे हम डिवाइड करते हैं इन द राइट एंड लेफ्ट हाफ के अंदर. सो अगर आप किसी 7 या 8 साल के बच्चे का अगर आप जॉ अगर ऑब्जर्व करोगे, सो व्हाट विल गेट टू सी कि ईच हाफ विल हैव 5 टीथ. ईच हाफ विल हैव 5 टीथ. तो अगर आप किसी 6 साल के या 8 साल के बच्चे को अगर आप पकड़ते हो, उसके अगर जॉ खोल के देखते हो कि यार कितने टीथ है एक साइड पे, सो वन हाफ विल बी हैविंग, सो समझो ये राइट हाफ जो आपका है, यहाँ पे आपको 5 टीथ आपको देखने को मिल जाएंगे. लेफ्ट में भी 5 होंगे, लोअर राइट में भी 5 होंगे, लोअर लेफ्ट के अंदर भी 5 होंगे. सो इफ आई टॉक अबाउट माई टेम्पररी टीथ, अगर मैं टेम्पररी टीथ की बात करूं तो उनका अरेंजमेंट या उनका डेंटेशन कुछ ऐसा होगा दैट आपके जो इंसिजर, ये सीक्वेंस याद रखना आप हमेशा, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर. तो अगर मैं इनका नंबर चेक करूंगा एक पर्टिकुलर हाफ के अंदर, सो आई विल फाइंड यू विल हैव 2 इंसिजर, 1 कैनाइन, 0 प्रीमोलर एंड 2 मोलर. ये आपको देखने के लिए मिलेगा एक वन पर्टिकुलर हाफ के अंदर. अगर आप अपर जॉ खोलते हो उसका एक हाफ को अगर ऑब्जर्व करते हो तो आपको ये सीक्वेंस आपको वहां पे देखने के लिए मिल जाता है. विल हैव 2 1 0 2. 0 यहाँ पे क्या आपका प्रीमोलर है. तो याद रखना टेम्पररी टीथ जो आपके बकल कैविटी के अंदर होते हैं उसके अंदर प्रीमोलर आपको नहीं मिलेंगे, ये आपके बाद में आते हैं और आपको परमानेंट टीथ के अंदर ये आपको देखने के लिए मिलेगा. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. सो और वही अगर आप राइट हैंड साइड पे नीचे देखोगे ना तो सेम आपको सीक्वेंस मिलेगा. इवन अगर राइट हैंड हाफ के अपर जॉ और लोअर जॉ में दोनों में आपको सेम चीज ही मिलेगी, कुछ अलग नहीं होगा. यहाँ पे भी आपको मिलेगा 2 1 2 0. So that will be in the right side of a lower jaw. आपको याद ही रखना है जो आपको सीक्वेंस एक हाफ में मिल रहा है वही सीक्वेंस आपको बाकी के आपके जॉ के एरिया में भी आपको वही मिलेगा. तो राइट हाफ में अगर मुझे यहाँ पे 5 टीथ मिले तो यहाँ पे भी 7 नहीं मिलने वाले, यहाँ पे मुझे 5 ही मिलेंगे और यहाँ पे भी सीक्वेंस सेम ही रहेगा. 2 incisors, 1 canine, 0 premolar and 2 molar. And same thing holds true for right half and left half of lower jaw as well. तो ये चीज आपको याद रखनी है. That is something you have to know. कई बार लोग सोचते हैं कि यार ये सर 5 टीथ ही आपने 20 बोले थे, तो ये जब 5 यहाँ पे लिखे हुए हमने, ये बेसिकली हम एक हाफ की बात करें. अपर जॉ का जो राइट साइड वाला जो हाफ है उसकी हम बात कर रहे हैं. अगर आप टोटल देखते हो देन यू विल गेट टू सी योर 20 टीथ. You will get to see कि सारे मिला के आपके यहाँ पे 20 ही हो रहा है. So these are your arrangement in your individual who is not beyond 12, right? तो आपके जो मिल्क टीथ या टेम्पररी टीथ होते हैं, याद रखना आपको उसका अरेंजमेंट आपका होगा या उसका जो डेंटाइन फॉर्मूला जो आपका यहाँ पे होता है वो आपका ये रहेगा. So डेंटाइन फॉर्मूला for your temporary teeth is going to be this 2102. अब क्या हो सकता है ना, आपको शायद वो लोग एग्जाम में आपको ऑप्शन में 2120 लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, वो भी सही है, वो भी सही है. यहाँ पे तो हम एग्जैक्टली देख रहे हैं कि यार कौन सा नहीं होता. सो बेसिकली आपका प्रीमोलर यहाँ पे नहीं होता, इसको हम लोग इसलिए यहाँ पे हम लोग लाइक 0 टर्म है उसके लिए यूज कर रहे हैं, राइट. वी आर गोइंग विद दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस, राइट. तो इंसिजर्स आपके 2 रहेंगे, कैनाइन आपका 1 रहेगा, प्रीमोलर आपके नहीं है, मोलर्स आपके रहेंगे वहां पे. तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे 2102 यहाँ पे लिखा हुआ है.
बट अगर आप ऑप्शन में अगर आपको 2120 भी अगर आपको मिल जाए, इवन दैट इज समथिंग यू कैन गो विद इट, अगर लोग टेम्पररी टीथ को लेकर अगर कभी क्वेश्चन आता है तो। सो ये याद रखना, ये आपके डेंटाइन फॉर्मूला फॉर योर यंग इंडिविजुअल्स के लिए। यंग इंडिविजुअल्स के लिए ये आपका डेंटाइन फॉर्मूला रहेगा, ये आपके मिल्क टीथ के लिए या डेसिडियस टीथ के लिए आपका डेंटाइन फॉर्मूला रहेगा 2102। और याद रखना ये आपको मिलता है, एंड प्लीज रिमेंबर कि 21 क्या है और 02 यहाँ पे क्या है। क्या ये वाला कंपोनेंट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. That is something you are all familiar with. अब हमने क्या करना है, let's try to understand something in terms of your, ठीक है, इसको एक बार ये पिक्चर को यहाँ पे देख लेते हैं, पिक्चर हमारे सामने आ चुकी है, जैसे देख लेते थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो इसको लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल बकल कैविटी को हम यहाँ पे जो ऑब्जर्व करें, यू नो यू हैव अपर जॉ एंड लोअर जॉ, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये जो आपका रूफ होता है ना, रूफ, इसको याद रख लो, रूफ जो आपका होता है इसको हम बोलते हैं हमारा पैलेट, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज अ पैलेट। ठीक है, टंग आपको यहाँ पे दिख रही है, उसको हम अलग से देखेंगे, राइट। सो बेसिकली हमने क्या किया ना, अपर जो मेरा था उसको भी हमने लाइक हाफ में डिवाइड कर लिया, लाइक वी हैव टेकन दिस वन पर्टिकुलर हाफ ओवर हियर, ये एक हाफ आपका यहाँ पे हो गया और ये हाफ आपका एक यहाँ पे हो गया। आपको ये सारी लेबलिंग्स याद नहीं रखनी, ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे लगा के रखा हुआ है, ठीक है। और पैलेट को भी इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ये लोग, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट। जो आगे के साइड पे होगा ना वो आपका रहेगा यहाँ पे हार्ड पैलेट, और जो पीछे के साइड पे आपका थोड़ा होगा वो आपका रहता है सॉफ्ट पैलेट, राइट। सिमिलरली चलो पैलेट वाला तो आप सिर्फ एक नाम याद रखो कि अपर का जो रूफ होता है उसे हम बोलते हैं यहाँ पे पैलेट। अगर आप लोअर जॉ देखोगे तो लोअर जॉ को भी यहाँ पे आप दो हाफ में डिवाइड करते हो, यू हैव अ राइट हैंड साइड, राइट, यू हैव अ राइट हैंड साइड ओवर हियर एंड यू हैव अ लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद जो आपकी यहाँ पे रहेगी दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, और अरेंजमेंट आपका वहां पे वैसे ही रहता है जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। सो अगर आप ये लेबलिंग्स अगर आप थोड़ा सा फॉलो करते हो, थोड़ा सा देखते हो, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, अगेन यू कैन सी आपके यहाँ पे इंसिजर आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट। देन यू हैव अ कैनाइन ओवर हियर, राइट, देन यू हैव अ प्रीमोलार्स एंड देन यू हैव द मोलार्स, ओके। और ये जो आपका जो बकल कैविटी है ना, ये एडल्ट का है, ये आपके एक एडल्ट का बकल कैविटी है यहाँ पे, ये आपके बेबी का नहीं है, ये आपके एक यंग इंडिविजुअल का नहीं है, एक एडल्ट का बकल कैविटी, इसलिए इसके अंदर आपको टीथ थोड़े ज्यादा दिख जाएंगे जो हम यहाँ पे देखते हैं। Let's try to quickly talk about the permanent teeth. अच्छा, परमानेंट टीथ कराने के पहले मुझे ये बता दो आप लोग कि शार्क के अंदर टीथ जो होंगे वो कैसे होंगे, हेटेरोडोंट होंगे या नहीं होंगे? शार्क के अंदर नहीं होंगे। ठीक है, नहीं है। क्या कोई सोच सकते हैं, बता सकता है कि शार्क के अंदर थेकोडोंट कंडीशन होगी या नहीं होगी? थेकोडोंट का मतलब याद रखना होता क्या है, एम्बेडेड इन द सॉकेट। मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि शार्क को है ना हर एक साल बाद, हर कुछ टाइम के बाद उसको नए टीथ आते रहते हैं। यस सर। तो क्या लगता है थेकोडोंट होगा नहीं होगा? यस सर। होगा। नो सर। यस सर। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार। अभी हम देख रहे हैं अबाउट द परमानेंट टीथ। सो अगर परमानेंट टीथ को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें क्या मिलेगा आपको देखने के लिए, यू विल गेट टू सी दैट यू विल हैव 2 incisors, 1 canine, 2 premolar and 3 molar. ये आपको देखने के लिए मिलता है इन योर परमानेंट टीथ। अगेन ये 1/2 की हम लोग बात करें, अपर जॉ के 1/2 की बात करें, उसी तरीके से आपको सेम नंबर बाकी के अपने हाफ में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो जब हम बात करते हैं परमानेंट टीथ की, तो याद रखना यू विल हैव 2 1 2 3। सो द मेंटेन फॉर्मूला इज गोइंग टू बी 2 1 2 3 ओवर हियर। सो आपके याद रखना आपके यहाँ पे आपको मोलर्स आपका एक बढ़ चुका है, राइट। वहां पे 2102 था यंग एज में, परमानेंट टीथ के अंदर आपको 2123 मिल रहा है, मतलब 2 मोरल्स आपके यहाँ पे आ रहे हैं, राइट। और आपका जो सॉरी आपके प्री मोलर्स यहाँ पे आ रहे हैं आपके 2, और जो मोलार्स थे उसमें आपका 1 का एडिशन यहाँ पे हो रहा है। तो ये होता है आपका डेंटाइन फॉर्मूला फॉर योर परमानेंट टीथ। याद रखना शार्क जो होती है ना उसका थेकोडोंट नहीं होता, दे ऑलवेज हैपन टू लूज देयर टीथ। जब भी वो लोग कुछ पकड़ने के लिए जाते हैं उनके दांत गिर जाते हैं, मतलब गिरते मतलब टूटते ही हैं, बट वो टीथ आपके फटाफट वहां पे रिप्लेस भी हो जाते हैं। दे डोंट टेंड टू हैव थेकोडोंट टाइप ऑफ टीथ, दे हैव लाइक वेरी सुपरफिशियल, उनका अरेंजमेंट वहां पे रहता है, ठीक है। सो परमानेंट टीथ में याद रखेंगे हम लोग यहाँ पे कि आपका यहाँ पे क्या है डेंटल फॉर्मूला। सो प्लीज नो व्हाट इज द डेंटाइन और डेंटल फॉर्मूला ओवर हियर, राइट। इट्स गोइंग टू बी 2 1 2 3। आपको एक चीज याद रखनी है कि आपका जो थर्ड विजडम टीथ है
आपका जो थर्ड, आई वुड से थर्ड मोलार जो आपका है यहाँ पे, ये आपका आएगा एट द एज ऑफ अराउंड लाइक 18 to 20 ईयर्स एज के अंदर ये आता है, और ये कई बार नहीं भी आता, ऐसा भी हो सकता है। सो 18 to 20 ईयर्स की जो एज होती है उसमें ये थर्ड मोलार आपका आता है, और इसको हम इवन बोलते हैं हमारा एज अ विजडम टीथ और विजडम टूथ। ऐसा भी हो सकता है बेटा कि कई बार ये ना भी आए, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। सो प्लीज नो दैट विजडम टूथ इज समथिंग विच विल बी अ थर्ड मोलार। तो आपको जानते हो जो थर्ड आपका जो आता है ना, वो आपका आता है एट द एज ऑफ 18 to 20 ईयर्स की एज में आपका आएगा, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल एज अ विजडम टूथ। ठीक है, परमानेंट टीथ जो आपके टोटल रहेंगे यहाँ पे वो रहेंगे आपके 32, 32 राइट? हाँ जी, और एक हाफ के अंदर आपको मिले यहाँ पे 8, राइट? सो इफ आई हैव टू टेल you this in a shorter way, you have to know that in your upper jaw again, अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे तो राइट हैंड साइड पे मुझे मिल जाएंगे यहाँ पे 8, ऑब्वियसली मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वहां पे मुझे 8 ही मिलेंगे। ठीक है, सिमिलरली आई विल बी फाइंडिंग इन द लोअर जॉ एज वेल। लोअर जॉ के अंदर भी अगर मैं देखने जाऊंगा तो विल हैव जो राइट साइड मेरा यहाँ पे होगा, दैट राइट साइड विल हैव अगेन 8 मुझे मिलेंगे, और मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड मेरा यहाँ पे होगा उसके अंदर भी मुझे यहाँ पे 8 टीथ देखने के लिए मिल जाते हैं। सो टोटल आपका यहाँ पे रहेगा 32, एंड दैट इज द डेंटल फॉर्मूला यू हैव टू नो। अब जनरली एग्जाम में क्या देखने को मिला है कि दे आस्क द क्वेश्चन बेस्ड ऑन डेंटल फॉर्मूला, दैट्स व्हाट दे आस्क, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो दिस, कि ये इसके अंदर क्या फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद जो पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है वो आपका बन सकता है इन टर्म्स ऑफ कि टीथ के अंदर आपको क्या चीजें देखने के लिए मिलती है। सो विल हैव अ लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, वो हम यहाँ पे देखते हैं, राइट? चलो ये तो हमने एक पिक्चर ला के रखी है आपके रेफरेंस के लिए। पिक्चर है आपकी, क्या लग रहा है ये पिक्चर देखिए क्या लग रहा है? देखो यहाँ पे क्या है, इंसिजर आपका यहाँ पे एक है, राइट? ये आपको यहाँ पे एक दिख रहा है। देन यू हैव, ओके सॉरी, यू हैव 2 इंसिजर्स ओवर हियर, ठीक है, यू हैव 1 मोर इंसिजर ओवर, सो यू हैव टोटल 2 इंसिजर्स। आपका कैनाइन यहाँ पे एक ही है, कैनाइन आपका यहाँ पे एक है, राइट? आपके मोलार यहाँ पे लगे हुए, प्री मोलार मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। ये किसका बकल कैविटी है? हाँ, ये बकल कैविटी उसका है जिसके अंदर भी लगे हुए मेरे मिल्क टीथ। सो किसी यंग इंडिविजुअल का ये बकल कैविटी मेरा यहाँ पे है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मेरे प्री मोलर यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, बिकॉज आई कैनॉट सी द प्री मोलर, सो दैट इज द बकल कैविटी ऑफ समवन हु इज हैविंग द टेम्पररी टीथ। इसके टेम्पररी टीथ होते हैं। अच्छा, जो दांतों का एक्सपर्ट होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? डेंटिस्ट ठीक है, और जो ब्रेसेस लगाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वो डेंटिस्ट नहीं करता, वो कोई और होता है, सोचना कभी इस बार में। ईटी है? नहीं, ईटी वाला नहीं होता। थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। कि जो डेंटिस्ट होता है ना बेटा, वो ब्रेसेस वाले काम नहीं कर सकता। ही कैन एक्चुअली टेक केयर ऑफ द हाइजीन ऑफ योर टीथ, तो आपके टीथ के हाइजीन को मेंटेन कर सकता है। आपके कोई अगर कैविटी फील करने वो कर सकता है, बट द रीअलाइनमेंट जो करना है टीथ का वो डेंटिस्ट नहीं कर सकता। फॉर दैट यू हैव अ डिफरेंट टर्म, कभी सोचना इस बारे में, you'll get to know that। ठीक है, so that is my temporary teeth over here। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लो आपके हो गए परमानेंट टीथ। देख के लग रहा है काफी ज्यादा यहाँ पे टीथ है। अच्छा, ये जो पिक्चर मैंने आपको दिखाई है सिर्फ रेफरेंस के लिए है, ये सब आपको नाम या ये सब जो कौन से साल में वो आ रहा है वो सब आपको याद नहीं रखना, राइट? एटलीस्ट इस स्टेज पे आपको याद नहीं रखना, राइट? एवरीथिंग गोज राइट फॉर यू, देन दिस इज समथिंग विल बी डूइंग इन योर 4 years प्रोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम 2024। बट फिलहाल के लिए आपको सिर्फ ये रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे दिखा के रखा हुआ है, ताकि आप देख सको कि कहाँ पे क्या आ रहा है। ठीक है, दैट्स परमानेंट टीथ। ये आपके यहाँ पे परमानेंट टीथ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाए, एंड दैट इज समथिंग आई कैन फाइंड ऑलवेज इन योर एडल्ट्स। ठीक है, सो दैट्स गोइंग टू बी वन थिंग। तो ये चीजें आपने यहाँ पे देख ली। अब हमने क्या करना है, वी विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस वाला स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर, जहाँ पे हम टीथ के स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझेंगे। सो जब आप टीथ के स्ट्रक्चर को यहाँ पे समझते हो तो याद रखना, सबसे पहले आप इसे डिवाइड करते हो 3 पार्ट्स के अंदर। अगर मैं एक टीथ को देखता हूँ, अगर मैं एक टीथ को ऑब्जर्व करता हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उन्हें मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा, एंड द 3 पार्ट्स आर गोइंग टू बी योर क्राउन, दैट इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी विजिबल। क्राउन वाला पार्ट वो भी होता है जहाँ पे तुम अपना लाइक ब्रश से उसे साफ करते हो, राइट? Then you have a neck वाला part, a small neck region, and then you have a root वाला part। अब रूट वाला पार्ट जो है आपका वो सॉकेट में बिल्कुल एम्बेडेड है,
रूट वाला पार्ट इज समथिंग विच विल बी वेरी स्ट्रांगली एम्बेडेड इन द सॉकेट. ठीक है. अब टूथ को जब आप इंटरनली स्टडी करते हो, अगर मैं आप एक टूथ आपके सामने देता हूं, अगर आप उसे इंटरनली अगर ऑब्जर्व करते हो, इफ यू ऑब्जर्व द टूथ इंटरनली. समवन हैज अ क्वेश्चन. सर आपकी आवाज कट हो रही है. क्या मेरी आवाज कट हो रही है? जस्ट वेट 1 मिनट. हाँ जी बेटा, क्या आपको मेरी आवाज अब क्लियरली आ रही Yes, है? sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट. ठीक है. विराट कोहली ने आज 100 कर दी. क्या आपको पता चला मैंने क्या बोला? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. ऑलराइट. सो नाउ व्हाट विल गेट टू सी. लेट्स सी क्या हो गया. ठीक है. So internally, let's see what are the things I'll get to see in the teeth. Internally, what you get to see in the particular teeth और tooth के अंदर आपको क्या internally आपको देखने को मिलता है. तो याद रखना, सबसे पहले we'll talk about something like your dentine. Dentine जो होता है, अगर आप टीथ को निकालते हो, अगर आप इंटरनली स्टडी करते हो ना, तो आपको मिलेगा you will get to see something known as a dentine. It covers a large area in the teeth. I would say it covers a large area, large portion in the teeth. डेंटाइन जो होता है, इसके अंदर आपको काफी हाई डिपोजिशन मिलता है कैल्शियम का. यू विल हैव अ हाई डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन द डेंटाइन वाले पार्ट के अंदर. वो आपको पिक्चर वापस दिखाऊंगा. ठीक है. ओडोंटोब्लास्ट, ये टर्म मैं आपको बताना चाहिए, ये टर्म आपको याद रखना है. ओडोंटोब्लास्ट उन सेल्स का नाम होता है बेटा जो ये डेंटाइन वाला एरिया बनाते हैं. So dentine part of the teeth is formed by a cell known as by odontoblast. So odontoblast is a name of the cell, are the group of cells, right? एक सेल नहीं होता, कई सारे cells होते हैं which are known to form this dentine वाला portion. याद रखना, डेंटाइन के अंदर आपको काफी अच्छा कैल्शियम का डिपोजिशन आपको मिल जाएगा. It is going to be quite hard and rigid. ये जो स्ट्रक्चर आपका होता है, ये आपका काफी हार्ड एंड रिजिड आपको मिलेगा. So सबसे पहले आप समझते हो something in terms of the dentine, and dentine is something which is going to be made up of your cells known as my odontoblast, और ये काफी हार्ड और रिजिड होगा एंड इसके अंदर आपको काफी ज्यादा कैल्शियम का डिपोजिशन आपको यहाँ पे मिल जाता है. राइट. आई वुड से 70% कैल्शियम डिपोजिशन इज समथिंग यू गेट टू सी इन दिस डेंटाइन वाले पार्ट के अंदर. राइट. सो अगर इसको हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो आपको दिख रहा है, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर ओवर हियर. ये जो आपको पिंकिश वाला जो एरिया आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, दैट इज गोइंग टू बी योर डेंटाइन, या जिसे मैं ग्रीन यहाँ पे आपका कलर कर रहा हूँ, दैट ग्रीन वाला पार्ट इज गोइंग टू बी डेंटाइन. ये बहुत बड़ा एरिया कवर करता है टीथ के अंदर. ठीक है. सो दैट्स वन थिंग, दैट्स गोइंग टू बी योर डेंटाइन ओवर हियर. डेंटाइन के बाद जो अगला टर्म आपको याद रखना है वो आपका होगा यहाँ पे एनिमल. सो दैट्स वन थिंग, डेंटाइन ओवर हियर. अगला टर्म जो यहाँ पे तुम देखते हो, यहाँ पे याद रखते हो, वो आपका रहेगा एनिमल. एनिमल के बारे में इतना रखना, इट इज द हार्डेस्ट पार्ट इन योर बॉडी और हार्डेस्ट स्ट्रक्चर इन योर बॉडी. इट इज गोइंग टू बी अ हार्डेस्ट स्ट्रक्चर इन द बॉडी. ये बोन से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है. बेसिकली आपका जो रहेगा, ये आपका बोन से भी ज्यादा स्ट्रांग रहेगा. उसका एक रीजन ये है दैट इट हैज अ वेरी हाई डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम. इसके अंदर जो कैल्शियम का कंटेंट होगा, सो इफ आई सी ओवर है, इसमें कैल्शियम का जो कंटेंट रहता है वो अराउंड 95% रहता है. सो कैल्शियम कंटेंट इसके अंदर रहेगा अराउंड 95%. और इसमें जो दो स्पेशल टाइप की चीजें मिलती है, वो एक होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट. वन इज गोइंग टू बी योर कैल्शियम कार्बोनेट, और दूसरी चीज आपकी होती है यहाँ पे कैल्शियम फॉस्फेट. सेकेंड थिंग इज गोइंग टू बी योर कैल्शियम फॉस्फेट. ये दो टर्म्स याद रखना, ये आपको काफी अच्छे अमाउंट में आपको मिल जाते हैं एनिमल के अंदर. दैट इज समथिंग यू वेरी क्लियरली सीन एनिमल वाला पार्ट के अंदर. राइट. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो. इट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर इन द बॉडी. कैल्शियम कंटेंट इसमें 95% रहता है, और ये वाला दो कंटेंट इसमें आपको काफी ज्यादा देखने को आपको मिल जाएगा. राइट. यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर जो होता है एनिमल, ये आपका बनाया जाता है बाय अ सेल नोन एज बाय एनिमोप्लास्ट. Anemoplast cells. These are the cells which are known to form this animal वाला region. अगर आप इसे देखोगे तो ये आपका दिख रहा है आपको यहाँ पे एनिमल वाला पार्ट, which is something you can
clearly observe animal part. It protects the tooth from wear and tear. ये आपका जो बेसिक वेर एंड टेयर होता है उससे ये आपको बचाता है। और इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा कैल्शियम सॉल्ट्स मिलेंगे जो मैंने आपको मेंशन किया, कैल्शियम कार्बोनेट एंड नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी योर कैल्शियम फॉस्फेट। तो ये दो चीजें आपको देखने को मिलती है। तो याद रखना, कई बार एक क्वेश्चन आता है, द हार्डेस्ट पार्ट इन द बॉडी और हार्डेस्ट पार्ट इन द टूथ, दैट इज गोइंग टू बी योर एनिमल, ऑलवेज गोइंग टू बी योर एनिमल। फिर उसके नीचे आपको डेंटाइन के बारे में याद रखना है, राइट, जो एक काफी बड़ा एरिया वहां पे कवर कर रहा है। एंड देन यू हैव टू रिमेंबर समथिंग अबाउट द पल्प कैविटी। ये जो पिंक वाला जो बीच वाला एरिया है ना यहाँ पे आपका, ये जो बीच वाला आपका यहाँ पे एरिया है, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज योर पल्प कैविटी। यही तीन चीजें आपको याद रखनी है और बाकी सारे लेबलिंग कोई आपके काम की नहीं है अभी के लिए। अब जब मैं आपके बारे में बात करता हूँ पल्प कैविटी के बारे में, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं कई सारे नर्व्स। याद रखना, दिस इज द एरिया विच विल हैव द ह्यूज अमाउंट ऑफ नर्व्स एंड ब्लड वेसल। इसमें आपको कई सारे नर्व्स और ब्लड वेसल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। याद रखना। तो बेसिकली अगर आप देखोगे ना, तो अगर कभी आपको एक्सट्रैक्शन करना हो दांतों का, अगर किसी ने करवाया हो एक्सट्रैक्शन दांतों का, तो आपको इंजेक्शन लगाया जाएगा, राइट। तो इंजेक्शन मतलब बेसिकली आपको एनेस्थीसिया दिया जा रहा है। तो जब आपको लोकल एनेस्थीसिया वहां पे दिया जाता है, तो आप इन नर्व्स को ब्लॉक कर देते हो। ये जितनी भी नर्व्स है यहाँ पे, उन सबको आपने कर देना है ब्लॉक। और जैसे वो ब्लॉक हो गई, अब उसके बाद डेंटिस्ट कितना भी टीथ को खींच के निकाले, आपको कोई भी चीज फील नहीं होगी। निकालने के बाद भी फील नहीं होगा। यू कैन सी द ब्लड कमिंग आउट, क्योंकि जब आप निकाल रहे हो उसे सॉकेट में बाहर निकाल रहे हो, पूरा लाइक ब्लड वेसल वहां पे ब्रेक होगा, यू विल फाइंड ऑल द ब्लड कमिंग आउट, बट यू कैनॉट फील एनीथिंग, क्योंकि आपको दिया गया होता है वहां पे लोकल एनेस्थीसिया, राइट। सो अच्छा, कोई बता सकता है मुझे डिफरेंस बिटवीन द लोकल एंड जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है? एनीवन? मेरे एस्पायरिंग एमबीबीएस के बच्चों, कोई बता सकता है लोकल और जनरल के अंदर एक सिंपल डिफरेंस क्या होता है? नहीं? ऑलराइट, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रख लो, देन वी डिस्कस दैट। You have a pulp cavity, जिसके अंदर याद रखना, you will have your nerves and blood vessels, right? You have a dentine. Dentine is a larger portion of your teeth, right? इसमें आपको मिल रहा है कैल्शियम का अच्छा डिपोजिशन। These are the area formed by odontoblast cells, and then you have the enamel वाला part. एनिमल में भी आपको बहुत ज्यादा कैल्शियम आपको मिलता है, अराउंड 95% आपको यहाँ पे कैल्शियम मिल जाएगा। एंड इसमें दो पार्ट्स आपको याद रखना है, यू हैव अ कैल्शियम कार्बोनेट एंड यू हैव अ कैल्शियम फॉस्फेट। ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। इट इज अ हार्डेस्ट स्ट्रक्चर एंड इट प्रोटेक्ट्स द टीथ फ्रॉम वियर एंड टियर। तो ये तीन टर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं। जनरली दे विल आस्क यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस ओनली। इसके बियॉन्ड आपको वहां पे क्वेश्चन आपको देखने के लिए आपको नहीं मिलता है। तो क्या ये तीन चीजें आपको टीथ के बारे में यहाँ पे क्लियर है? आर दिस थ्री थिंग्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. ये तीन टर्म्स हैं एंड दिस थ्री टर्म्स आर समथिंग व्हिच शुड बी वेरी मच लाइक क्लियर टू यू। ये आपको लाइक काफी ध्यान में रखना है कि तीन टर्म्स क्या होता है। सी, एनसीईआरटी में ये इंटरनल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं किया गया, बट यू कैन नॉट बी सरप्राइज्ड अगर इसमें से क्वेश्चन आता है तो, इसलिए ये जानना जरूरी है। तीन टर्म्स को जानना और ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यू हैव टू नो दैट पर्टिकुलर पार्ट। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। याद रखना, अगर आपको पूरे बॉडी को अनकॉन्शियस करना हो या आपको कंप्लीटली अनकॉन्शियस करना हो, देन आप यूज करते हो आपका जनरल एनेस्थीसिया, राइट। अगर आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट को नम करना हो, देन यू कैन यूज अ लोकल एनेस्थीसिया। तो अगर आपको कार्डियक सर्जरी करवानी हो, तो वो टाइम पे आपको जनरल एनेस्थीसिया ही दिया जाएगा। आपको कोई भी अगर आपको बड़ी सर्जरी करानी हो, देन यू विल बी डूइंग जनरल एनेस्थीसिया, जिसमें आप लाइक कंप्लीटली यू आर अनकॉन्शियस, यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। बट लोकल एनेस्थीसिया के अंदर व्हाट विल हैपन कि आप अवेक हो, दैट पार्ट जहां पे एनेस्थीसिया मिला है आपको, वो आप फील नहीं कर पा रहे, लाइक यू आर नॉट फाइंडिंग व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर, वो आप पता नहीं कर पाते हैं। दैट इज बेसिक डिफरेंस वे टू सी दैट, ठीक है। सो ये चीजें यहाँ पे देख ली हैं, राइट। दैट इज वन थिंग वी हैव सीन इन टर्म्स ऑफ टीथ। तो टीथ में आपको इतना पहले याद रखना है, जब भी आप बात करते हैं एडल्ट टीथ की, आपने बोलना ये आपके टेम्पररी टीथ आ गए। जब भी आप बात करें एडल्ट टीथ की, फॉर्मूला इसका क्या रहेगा? 2 1 2 3 जी, 2 1 2 इसका फॉर्मूला हमेशा रहेगा। इसमें 3 क्या है यहाँ पे हमारे? मोलर मोलर premolar That we are all into molars, right? Premolar. 1 क्या मेरा यहाँ पे? 1 1 1 canine ये रहेगा आपके यहाँ पे canine, right? कौन से एज से, एक बेबी के कौन से एज से आपके मिल्क टीथ आना चालू करते हैं?
So 6 months. 6 months. 6 months and यहाँ पे चालू करेंगे, राइट, ठीक है। अच्छा, जो मेरा थर्ड मोलर होता है एडल्ट्स के अंदर, जो मेरा थर्ड मोलर होता है वो कौन सी एज पे आने के चांसेस रहते हैं? 18 to 20. 18 to 20. 28 and above. तो एज के अंदर ये आने के चांसेस आपके वो दैट इज द पीरियड देन दैट्स व्हेन दे विल मर्ज आउट। और ये थर्ड मोलर को हम लोग क्या बोलते हैं? Wisdom teeth. जो कई बार नहीं भी आता, नहीं भी आता। So that is going to be one thing, and yeah, so these are the basic things you have to know in terms of teeth. I think ये वाला पार्ट आपको क्लियर है। ये वाला जो चीज है ना, ये वाला पार्ट, ये this is something might 18 to 20. हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर था। ये याद रख लेना, ये this is the new part, so please this is something you have to remember। अब हमने क्या करना है, हमने टीथ वाला पार्ट हमने कर लिया, आपको इतनी चीजें इसके अंदर याद रखनी है। Now we will jump onto the idea of your salivary gland। तो उनको थोड़ा हम यहाँ पे देख लेते हैं, salivary gland को। तो ग्लैंड के बारे में जब हम बात करेंगे ना, पहले मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। तो ये मैम की हम पिक्चर यहाँ पे देखेंगे। और पहले तो हम जानते ही हैं कि हम जब बात करते हैं salivary gland की, you have 3 pairs of salivary gland in the buccal cavity। 3 pairs of salivary gland in the buccal cavity। 3 पैर का मतलब टोटल 6 हो जाते हैं यहाँ पे, राइट। तो 1 half will have 3, another half of your mouth of your skull will have 3, so you have 3 pairs of salivary gland in your buccal cavity। तो अगर आप इसे देखोगे तो इनका लोकेशन पहले देख लेते हैं। लोकेशन जानना काफी जरूरी होता है। तो आपकी एक का नाम है यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड। यू हैव वन नोन एज योर पैरोटिड ग्लैंड। ये आपके कान के पास आपको यहाँ पे दिख रही है, कान के पास वाले एरिया के अंदर ये जो आपकी जो ग्लैंड है यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी योर पैरोटिड ग्लैंड। और ये काफी लार्ज होती है। और इन अ सिंपल सेंस तीनों में से सबसे बड़ी जो आपकी ग्लैंड यहाँ पे रहेगा वो होगा आपका यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड। सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। पैरोटिड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द 3 ग्लैंड्स। ठीक है। सेकेंड वन आपकी यहाँ पे है सबमेंडिबुलर ग्लैंड। सबमेंडिबुलर जो ग्लैंड आपकी होगी, याद रखना, इट इज बिलो द लोअर जॉ, और आई वुड से इट इज क्लोजर टू द, इट इज विद इन द लोअर जॉ के अंदर। ये आपको लोअर जॉ पे देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आप इसे ध्यान से देखते हो, इट इज देयर इन द लोअर जॉ। दैट्स माय सबमेंडिबुलर ग्लैंड। सो सबमेंडिबुलर ग्लैंड का लोकेशन रहेगा इन द लोअर जॉ। एंड देन यू हैव द सबलिंगुअल ग्लैंड। ये आपको मिलेगा टंग के नीचे। याद रखना, सबलिंगुअल ग्लैंड विल बी बिलो द टंग। दैट इज समथिंग गोइंग टू बी बिलो द टंग। So that is something you have to know। पहले तो लोकेशन याद रखो सबकी, ये किसका लोकेशन कहाँ पे आ रहा है। नहीं तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम नाम जान लेते हैं, काम जान लेते हैं, बट लोकेशन नहीं जानते हैं। सो याद रखना, पैरोटिड आपका कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आप देख लो। सबलिंगुअल, याद रखना, इट विल बी बिलो द टंग, एंड सबमेंडिबुलर इज गोइंग टू बी टुवर्ड्स द लोअर जॉ। विद इन द लोअर जॉ यू विल हैव अ सबमेंडिबुलर ग्लैंड। तो ऐसे ही आपके टोटल एक हाफ में आपके 3 रहेंगे, दूसरे हाफ में आपके 3 रहेंगे। सो यू हैव टोटल 3 pairs of salivary gland you get to see over here। ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू गेट टू सी इन योर माउथ पार्ट। अब हमें समझना ये है कि आपकी जो salivary glands है ये करते क्या है, इन्होंने सिक्रीट क्या करना है, और इनके सिक्रीशन का काम क्या होता है। दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो लेट्स ट्राई टू जंप ऑन टू द मेन पार्ट ओवर हियर। सो जब हम बात करते हैं हमारे salivary glands की, तो यहाँ से क्या सिक्रीशन आता है, क्या कोई बता सकता है यहाँ से सिक्रीशन क्या आता है हमारा? आप लोग बताओ, सोच के कुछ बताओ। सलाइवा आता है, यहाँ से आपका आएगा सलाइवा। ठीक है, राइट। सलाइवा में कुछ होता है, एंजाइम कुछ होता है क्या इसके अंदर? Salivary amylase। Yes तो। ठीक है, एक नाम तो आ गया, सलाइवरी अमाइलेज। आप लोग कह रहे हैं, वही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। और कुछ? सर लाइसोजाइम्स। बहुत बढ़िया, लाइसोजाइम्स। ठीक है, एनीथिंग एल्स यू वांट टू टेल मी? सर एंटीबॉडीज होती हैं, एंटीग्लोबिन ए। राइट, यू विल हैव एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडी यहाँ पे रहेगी वो आपके रहेगी इम्यूनोग्लोबुलिन ए। ठीक है, अब हम इन तीनों पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, राइट, एंड विल स्टार्ट बिल्डिंग थिंग्स ऑन दैट, राइट। तो बिल्कुल आपका जो ग्लैंड्स होंगे वो आपका सलाइवा डंप करेंगे, राइट। सो दे विल डंप ऑल द सलाइवा इन योर माउथ पार्ट,
and this saliva is going to have number of things. पहले हम इन तीन चीजों को देखते हैं, फिर हम इसको और ऐड करते हैं और क्या क्या चीजें आपको मिलती है देखने के लिए. You will have salivary amylase. So that is one of the key enzyme. और ये एंजाइम जाके आपका ऐड करेगा स्टार्च के ऊपर. तो जब आप रोटी या आप चावल खा रहे हो तो याद रखना salivary amylase is someone who is going to act on the starch. ये आपका जाके स्टार्च पे एक्ट करेगा और स्टार्च को ये कन्वर्ट करता है इनटू योर माल्टोज. इट विल कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज. याद रखना ये मेरा एक एंजाइम है और ये माउथ पार्ट में ही डाइजेशन चालू कर देता है. तो आपका जो स्टार्च होगा उसको कन्वर्ट किया जाएगा इनटू माल्टोज एंड दैट इज समथिंग डन बाय माय salivary amylase. आपको ये चीज भी याद रखनी है कि सारा के सारा स्टार्च कन्वर्ट नहीं होता इनटू माल्टोज. 30% of the starch in the buccal cavity gets converted into your maltose, right? 30% ही कन्वर्ट हो रहा है, बाकी 70% आपका कहीं और होगा. ठीक है. सो 30% स्टार्च आपके माउथ में होता है ना, वो आपके सलाइवा के साथ मिक्स होकर आपका जो एंजाइम होता है इट विल ब्रेक इट डाउन इनटू माल्टोज. इतना पहले आपको यहाँ पे समझना है, राइट? आफ्टर दैट यू विल हैव द लाइसोजाइम. Lysozyme is going to have a antimicrobial property. They will have the antimicrobial property. अब जब मैं कह रहा हूं कि इनके पास होती है एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या होता है? देखो, जब तुम खाना खा रहे हो, जब तुम घर पे खा रहे हो या कहीं तुम अगर बाहर ठेले पे जाके अगर खाना खा रहे हो, होता क्या है कि खाने के अंदर कई सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं, होते भी हैं, राइट? सो दोज बैक्टीरिया हैज टू बी न्यूट्रलाइज्ड. Those bacteria has to be killed or they have to be broken down. और मैं टर्म यूज करता हूँ ज्यादा अच्छा टर्म, न्यूट्रलाइज करना जरूरी उन बैक्टीरिया को, नहीं तो उन्होंने पेट में जाके तकलीफ क्रिएट करनी है. और वो करता है आपका यहाँ पे लाइसोजाइम. सो लाइसोजाइम इज वन ऑफ द एंजाइम जिसका काम होता है कोई भी अगर बैक्टीरिया, कोई पैथोजन, कोई भी माइक्रोब अगर आ रहा है आपके खाने के साथ साथ, उसको वहां पे न्यूट्रलाइज कर देगा या उसे वो किल कर देगा इन अ सिंपल टर्म्स. और इसलिए हम कहते हैं कि लाइसोजाइम विल हैव द antimicrobial property. इसके लिए आपको मिलेगी, that's why we say that it has a antimicrobial property. माइक्रोब्स को ग्रो करने देता नहीं है, माइक्रोब्स को सर्वाइव करने नहीं देता आपके बगल कैविटी के अंदर. So that's one thing you have to know. फिर कुछ लोगों ने बोला IgA. अब पहले सबको बता दो कि यार IgA है क्या. इसको हम इवन सिंपल टर्म से कह सकते हैं, इट्स वन टाइप ऑफ एंटीबॉडी. इट्स वन टाइप ऑफ योर एंटीबॉडी, राइट? वैक्सीन के जब आपको शॉट लगते हैं कोरोना के लिए, तो आपके बॉडी में आपका लाइक कोरोना का, ओके दैट इज समथिंग यू वोंट अंडरस्टैंड, बट आपको जब आपका इम्यून सिस्टम आपका रिस्पांस देता है, राइट, तो वो कई सारी एंटीबॉडीज बनाना चालू करता है. ठीक है. अगर आपके बॉडी के अंदर कोई बाहर से पैथोजन आ गया, टाइफाइड का बैक्टीरिया आ गया, तो आपकी बॉडी कई सारे एंटीबॉडीज बनाना चालू करेगी ताकि उसे वो लोग न्यूट्रलाइज कर सकें. जब भी मैं टर्म यूज करूं न्यूट्रलाइज ना, तुम ऐसा सोचो कि वो वहां पे आके किल कर रहा है, right? So when I use a term like neutralize, so याद रखना that means killing of the microbes or killing of the bacteria, right? Neutralize is a much more better term. इस molecular level, molecular biology के लिए आप ये term use करते हो generally rather than using a term like a kill. ठीक है. So आपके बॉडी में कई सारे टाइप्स की एंटीबॉडी होती है, right? IgA is one of them. IgA एक टाइप की एंटीबॉडी है जो आपके बॉडी के अंदर दिख जाएंगी. कई सारे लाइक they are always floating around the within the body, और ये आपको आपके सलाइवा में भी आपको दिख जाती है. So IgA याद रखना, it is one of the antibody जो आपके सलाइवा के अंदर आपको मिल जाएगी. और Ig का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन. इम्यूनोग्लोबुलिन, that is a full form of your Ig, right? Ig का फुल फॉर्म होता है इम्यूनोग्लोबुलिन, right, which is nothing but another term for your antibodies. तो ये एंटीबॉडीज ए है आपके सलाइवा में आपको मिलती है. काम इनका सेम रहता है. अगर कोई माइक्रोब या अगर कोई पैथोजन अगर आपके सलाइवा में है, खाने के साथ आ रहा है या एयर के साथ आ रहा है, देन उसको आप न्यूट्रलाइज कर देते हो. देन उसको आप न्यूट्रलाइज करते हो यूजिंग दिस IgA. सो IgA यूज करके आप उसे वहां पे न्यूट्रलाइज कर देते हो. So is this part clear to you? क्या आपको IgA, lysozyme और salivary amylase यहाँ पे clear है? Are these clear to all of you? Yes sir. Yes sir. Sir, पेन कौन से पार्ट में होता है? कौन सा पेन कौन से पार्ट में होता है? So now you just have to elaborate your question ताकि मुझे समझ पाऊँ. ठीक है. So right, salivary amylase याद रखना will break down the starch into maltose, right? Lysozyme will have antimicrobial property.
एंड IgA इज गोइंग टू बी एन एंटीबॉडी जिसका बेसिक काम होता है न्यूट्रलाइज करना. दैट इज समथिंग गोइंग टू बी डूइंग द न्यूट्रलाइजिंग वाला पार्ट. ओके, सो आई होप इतना आपको यहाँ पे क्लियर है. वी वोंट गो बियॉन्ड दिस. आई होप इट इज समथिंग विच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो इतनी चीजें तो आपको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए. जब हम लोग वापस से कल इसे पढ़ेंगे तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए. विल स्टार्ट बिल्डिंग थिंग्स ऑन दिस. ठीक है. सो अगर आपको इसको लेके कोई क्वेश्चन है, इफ यू हैव सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस. इफ यू डोंट, देन यस, यहाँ तक हम लोग पढ़ रहे. वी आर नॉट गोइंग बियॉन्ड दिस. विल बी स्टार्टिंग बियॉन्ड दिस फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स. राइट. सो हाँ जी, बताइए अगर किसी का कोई क्वेश्चन, देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस. इफ यू हैव एनी